हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 3 जिसका पेपर कोड है 348 KI के पार्ट 5 को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहां से जाकर जरूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा अनसोल्ड पेपर कक्षा 12 जीव विज्ञान, और देखिए यह है सेट नंबर 3 और 2025 में आया हुआ ये पेपर सेट है। अब देखिए इसका कोड है 348 KI। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन तो हमने पार्ट 1 में कर लिए थे, उसके बाद आगे चलते हैं। यानी कि देखिए पार्ट 4 में हमने कहां तक कर लिया था। पार्ट 4 में हमने प्रश्न नंबर 7 के यहां तक कर लिया था। यानी कि देखिए प्रश्न नंबर 7 में हमसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें अथवा करके हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं ना, वो अथवा करके पूछे जाते हैं। या तो आपको ये वाला आंसर पता हो या आपको ये वाला आंसर पता हो। अगर इनमें से आपको कोई से एक पता है तो आप उसको लिख कर आएंगे तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले और पार्ट 4 में हमने यहाँ तक कर लिया था। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 है, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अब देखिए इसी में हमसे अथवा करके पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा गया इसमें आनुवांशिक कूट और दूसरा पूछा गया जीवन की उत्पत्ति संबंधी SL मिलर का प्रयोग। तो देखिए फ्रेंड्स, या तो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है या हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो देखिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। और आगे देखिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें अथवा करके पूछा गया, पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 8 और 9 करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 8 है, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त विवरण कीजिए। यानी कि हमें इसमें असीम केंद्रिकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन करना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, देखिए अब आपके एग्जाम को बहुत कम टाइम रह गया। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आपको बस 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्योंकि देखिए हर साल क्या होता है, हर साल 7 पेपर सेट बनते हैं जो कि हर जिले के अलग अलग होते हैं। यानी आपके पास अभी भी टाइम है। आपको चाहे तो 2019 से 2025 तक सभी पेपर सेट तैयार करके 70 में से 70 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो हमारे क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8, असीम केंद्रकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें हम लिखते हैं, असीम केंद्रकी जीवों में अनुलेखन की क्रियाविधि एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव्य में होती है। क्या होती है? असीम केंद्रकी जीवों में अनुलेखन की क्रियाविधि एक संक्षिप्त प्रक्रिया है जो कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें आनुवंशिक जानकारी DNA से RNA में प्रवाहित होती है और यह प्रक्रिया DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। आगे हम इसमें लिखते हैं, यह क्रियाविधि मुख्य रूप से 3 चरणों में पूरी होती है। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। इसमें देखिए फर्स्ट है प्रारंभन, जिसको हम बोलते हैं इनिटिएशन यानी इनिशिएशन भी बोल देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें RNA पॉलीमरेज एंजाइम DNA के एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ता है जिसे प्रमोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो RNA पॉलीमरेज होता है एंजाइम, ये DNA के एक विशिष्ट क्षेत्र से जुड़ता है जिसे प्रमोटर कहा जाता है। अब इसमें हम आगे लिखते हैं, इससे DNA की दोहरी कुंडली खुल जाती है जिससे एंजाइम DNA स्ट्रैंड्स में से एक पर मौजूद शार्कों को पढ़ पाता है। आगे देखिए अगला पॉइंट है इसमें दीर्घीकरण, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इलोंगेशन। इसमें हम लिखते हैं, RNA पॉलीमरेज DNA के केवल एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में प्रयोग करता है। क्या करता है? इसमें RNA पॉलीमरेज DNA के केवल एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में उपयोग करता है। अब इसमें आगे लिखते हैं हम इसी में लिखते हैं, यह टेम्पलेट स्ट्रैंड के पूरक राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर एक नया RNA अणु बनाता है। इस प्रक्रिया के दौरान DNA में मौजूद एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है थाइमीन की जगह। क्या होता है? इस प्रक्रिया के दौरान DNA में मौजूद एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है थाइमीन T की जगह, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें एडेनिन जुड़ेगा यूरेसिल के साथ और थाइमीन की जगह, और ग्वानिन जुड़ेगा किसके साथ? साइटोसिन के साथ।
अब देखिए थर्ड पॉइंट है इसमें समापन, जिसको हम टर्मिनेशन भी बोलते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं जब आरएनए पॉलीमरेज जीन में एक विशिष्ट समापन अनुक्रम पर पहुंचता है तो अनुलेखन समाप्त हो जाता है और नया बना हुआ आरएनए स्ट्रैंड डीएनए से अलग हो जाता है और डीएनए की कुंडलियां फिर से जुड़ जाती हैं। तो इस प्रकार डीएनए की जानकारी एमआरएनए संदेशवाहक आरएनए में कॉपी हो जाती है, जिसका उपयोग बाद में प्रोटीन संश्लेषण के लिए किया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चल रहे होंगे। अब देखिए इसी में हमसे अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो हमें इन पर टिप्पणी लिखनी है। तो फर्स्ट इसमें पूछा गया आनुवंशिक कूट और सेकंड पूछा गया जीवन की उत्पत्ति संबंधी एसएल मिलर का प्रयोग। तो सबसे पहले हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे आनुवंशिक कूट। तो देखिए आनुवंशिक कूट, इसको हम जेनेटिक कोड भी बोलते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं संदेशवाहक आरएनए में उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक एमिनो अम्ल को पहचानता है आनुवंशिक कूट कहलाता है। क्या कहलाता है? संदेशवाहक आरएनए में उपस्थित 3 क्षारकों का एक समूह जो एक एमिनो अम्ल को पहचानता है आनुवंशिक कूट कहलाता है। इसी में हम अब आगे लिखते हैं ग्रीक वैज्ञानिक ने बताया कि 3 क्षारकों का वह क्रम जो एमिनो अम्ल को कोड करता है, 3 क्षारकों के विभिन्न संयोगों से 64 कूट बनते हैं। आगे इसी में लिखते हैं हरगोविंद खुराना ने बताया कि आरएनए में स्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का वह अनुक्रम है जो सभी कोडोन 64 मिलकर 20 एमिनो अम्ल को बनाते हैं। अब आगे हम इसकी लिखते हैं विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता है त्रिक कूट। तो इसमें हम लिखते हैं एमआरएनए के 3 क्षारकों का क्रम एक एमिनो अम्ल का आनुवंशिक कूट होता है। जैसे एयूजी मैथ्यूनिन को कोडित करता है। क्या करता है? इसमें एयूजी क्या करता है? मैथ्यूनिन को कोडित करता है। आगे देखिए, आगे लिखते हैं असंदिग्ध कूट। तो इसमें हम लिखते हैं यह एक विशेष आनुवंशिक कूट होता है। यह हमेशा एमिनो अम्ल को कोडित करता है। यह 2 या 2 से अधिक एमिनो अम्ल को कोडित नहीं करता है। जैसे यू ये देखिए ये क्या करेगा? ये फिनाइल एनिलीन को कोडित करता है। अब देखिए इसी में हम अगला लिखते हैं थर्ड विशेषता इसकी उपहासित कूट। इसमें हम लिखते हैं इसका अर्थ है कि एक एमिनो अम्ल के लिए एक से अधिक कूटों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ट्रिपल यू फेनाइल एनिलिन और यूएसी फेनाइल एनिलिन। अब आगे हम लिखते हैं फोर्थ पॉइंट, इसमें लिखते हैं सार्वभौमिक कूट। तो इसमें हम लिखते हैं एक आनुवंशिक कूट सभी जीवों में उसी एमिनो अम्ल को कोडित करता है। जैसे ट्रिपल यू फेनाइल एलेनिन। आगे देखिए इसी में अगला क्वेश्चन से पूछा गया था जीवन की उत्पत्ति संबंधी एसएल मिलर का प्रयोग बताइए। तो हम इसमें लिखते हैं स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। क्या किया था? स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये अनुपात पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसमें उन्होंने कौन कौन सी गैस का प्रयोग किया। तो हम इसमें लिखते हैं स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में एक प्रयोग किया। उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया और मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में मीथेन, अमोनिया तथा हाइड्रोजन गैस को 2:1:2 के अनुपात में मिलाया और गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया गया और दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली के द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित किया। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसको समझेंगे चित्र के माध्यम से। अब देखिए इसी में हम लिखते हैं इसके बाद दोनों की मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया और ठंडे मिश्रण को एक यू आकार की नली में एकत्रित किया गया जो गंदे लाल रंग का द्रव था। 1 सप्ताह तक इसका प्रयोग को करने के बाद इसका निरीक्षण करने पर इसमें ग्लाइसिन एलेनिन नामक एमिनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो गया था। तो फ्रेंड्स, आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए स्टैनले मिलर ने क्या किया था? स्टैनले मिलर नामक वैज्ञानिक ने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में क्या किया? एक प्रयोग किया।
उन्होंने क्या बताया, उन्होंने प्राचीन पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया। मिलर ने क्या किया था, मिलर ने एक बड़े फ्लास्क में, ये क्या है, ये एक बड़ा फ्लास्क है, ठीक है। इसमें मिलर ने कितनी गैस ली थी, एक तो ली थी मीथेन यानी कि CH4, एक ली थी NH3 जिसको हम अमोनिया कहते हैं, एक लिया था जल H2O, और एक ली थी H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। तो मिलर ने कौन कौन सी गैस ली थी, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर जल भी है, तो लेकिन जो मैं ली थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस, और इनको कितने अनुपात में मिलाया था, इनको मिलाया था 2:1:2 के अनुपात में मिलाया था। अब उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इस गैसीय मिश्रण को टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया था। अब देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोड, ये 2 इलेक्ट्रोड है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था, ये जो गैसीय मिश्रण है इसको टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा इसको गर्म किया था। अब देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दूसरा फ्लास्क। तो इसमें दूसरे फ्लास्क में क्या किया था, दूसरे फ्लास्क में जल को उबाल लिया था। क्या करा था, ये जो दूसरा फ्लास्क आपको दिखाई दे रहा है, इस दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बना दी थी। और इसमें क्या होता है, इसमें एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा बड़े फ्लास्क में प्रवाहित कर दिया गया था। क्या किया था, इस जल को उबालकर जलवाष्प बनाई गई, और ये जो जलवाष्प बनाई गई इसे एक मुड़ी हुई कांच की नली में के द्वारा बड़े फ्लास्क में क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया गया। अब देखिए इसी में इसके बाद क्या करा है, इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, इसके बाद दोनों के मिलने से बने मिश्रण को कंडेंसर द्वारा ठंडा किया गया। अब जो ठंडा मिश्रण को एक U आकार नली में क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया गया, जो गंदे लाल रंग का द्रव था। और 1 सप्ताह तक इस प्रयोग को करने के बाद इसका निरीक्षण करने पर इसे ग्लाइसिन, एलेनिन नामक अम्ल तथा अन्य जटिल यौगिक का निर्माण हो गया था। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी गैस ली थी, ये बात आपको पता होना चाहिए, और कौन कितने कितने अनुपात में। तो उन्होंने ली थी मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये ली थी 2:1:2 के अनुपात में। और ये आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए ये भी टोटी है और ये भी टोटी है, और ये हमारा कंडेंसर है, और यहाँ पर जलवाष्प है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है प्रश्न नंबर 9। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो हमें यहाँ पर समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त में विवरण करना है। तो हम इसमें लिखते हैं समष्टि वृद्धि यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ के विभिन्न मॉडल बताते हैं कि समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, जिसमें मुख्य रूप से 2 मॉडल हैं। तो आप चाहे तो इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें हम लिखते हैं 4 घातांकी वृद्धि, जे आकार वक्र। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मैंने पिंक स्केच से अंडरलाइन करी है, ये मैंने इसलिए करी है कि आपको इनके नाम अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 मॉडल हैं। एक तो चरघातांकी वृद्धि जो जिसे जे आकार वक्र भी कहा जाता है, और एक है लॉजिस्टिक वृद्धि जिसे एस आकार वक्र भी कहा जाता है। तो आप चाहे तो इसको 0.1 और 0.2 भी डाल सकते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर अंडरलाइन करी है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं चरघातांकी वृद्धि, जे आकार वक्र जो असीमित संसाधनों में तेजी से वृद्धि दिखाता है, और लॉजिस्टिक वृद्धि एस आकार वक्र जो पर्यावरणीय प्रतिरोध जैसे भोजन की कमी, परभक्षण के कारण, संसाधनों की सीमा के कारण वृद्धि को धीमा कर देता है, अतः वह क्षमता पर स्थिर हो जाता है। अब हम लिखते हैं समष्टि वृद्धि के प्रमुख मॉडल हैं। पहला है चरघातांकी वृद्धि जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं, और जे कर्व यानी कि जे वक्र भी बोल देते हैं। तो इसकी अवधारणा है जब किसी समष्टि के पास असीमित संसाधन जैसे भोजन स्थान हो और कोई पर्यावरणीय बाधा न हो तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और बात करें वक्र की, यह जे आकार का वक्र बनाता है जिसमें वृद्धि दर लगातार बढ़ती जाती है। और बात करें इसकी समीकरण की, तो समीकरण इसकी dn/dt = स्मॉल r इंटू कैपिटल N, जहां पर स्मॉल r क्या है, आंतरिक वृद्धि दर है, और n क्या है, n जनसंख्या है। और फ्रेंड्स ये है इसका ग्राफ, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह है समष्टि आकार, यह है जे वक्र, और ये देखिए ये है जे के आकार का। तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है जे के आकार का, ये वह क्षमता है, ये प्रारंभिक अवस्था है, चरघातांकी अवस्था है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड है हमारा लॉजिस्टिक वृद्धि, जिसे लॉजिस्टिक ग्रोथ या एस कर्व भी बोलते हैं, या एस वक्र भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी हम ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे, उसके बाद हम इसमें लिखेंगे अवधारणा। इसमें हम लिखेंगे प्रकृति में संसाधन सीमित होते हैं,
जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और वृद्धि धीमी हो जाती है, जो अंतः आवास की वहन क्षमता के तक पहुंचकर रुक जाती है। और बात करें वक्र की, यह एक एस यानी कि सिग्मोइड आकार का वक्र बनाता है। बात करें इसके महत्व की, तो यह अधिक यथार्थवादी है क्योंकि यह पर्यावरणीय प्रतिरोध को शामिल करता है। और देखिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इसके समीकरण की। तो समीकरण है इसके dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू कैपिटल N ब्रैकेट में 1 माइनस n/k, जहां पर k क्या है, k यहाँ पर वह क्षमता है। अब देखिए बात करें इसके ग्राफ की, तो देखिए ये इसका एस आकार एस वक्र का ग्राफ होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये एस बन रहा है। ये क्या है, ये है वहन क्षमता, ये समष्टि का आकार है, ये समय, और ये क्या है, ये प्रारंभिक अवस्था है, त्वरण अवस्था, और ये है हमारी साम्य अवस्था। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है अथवा करके हमसे पूछा गया था, और ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमसे 5 मार्क्स का पूछा गया है और इस बार भी आने के इसके पूरे पूरे चांस है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको फिर से कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की है तो आपको क्या करना है, आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने बस इतना भी कर लिया ना तो आपके 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारे ये जो क्वेश्चन होते हैं ये रिपीट क्वेश्चन होते हैं, जो कि हर साल यही पूछे जाते हैं। एग्जामिनर घुमा फिराकर इन्हीं क्वेश्चंस को पूछता रहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 है, पारतंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो हम इसमें लिखते हैं, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सूर्य से शुरू होकर उत्पादों यानी कि पौधों द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है और फिर एक दूसरे को खाने भोजन के जरिए उपभोक्ताओं शाकाहारी मांसाहारी तक एक दिशात्मक तरीके से प्रवाहित होता है, जिसमें हर। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आपने इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो इसमें हम लिखते हैं आगे, जिसमें हर अगले स्तर पर 90% ऊर्जा ऊष्मा हीट के रूप में नष्ट हो जाती है और केवल 10% ही अगले स्तर तक पहुंचती है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो कैसे होता है, वो होता है एक दिशात्मक तरीके से, क्योंकि देखिए डायरेक्टली हमसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, इसमें केवल 10% ही ऊर्जा जो होती है वो अगले स्तर तक पहुंचती है। तो आगे हम लिखते हैं, इसे ऊर्जा पिरामिड के जरिए दर्शाया गया है। इसमें देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सबसे पहले आता है उत्पादक। सबसे पहले तो आएगा जैसे सूर्य, सूर्य के बाद आएगा उत्पादक। उत्पादक में क्या होता है, जैसे हरी घास। फिर आएगा प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आएगा द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद आता है तृतीयक उपभोक्ता और उसके बाद आता है अपघटक। तो ये ऊर्जा प्रवाह क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ ये ग्राफ जाएगा। अब हम लिखते हैं इसमें ऊर्जा प्रवाह की प्रक्रिया। पहला है सूर्य, तो यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जहां से ऊर्जा पारितंत्र में प्रवेश करती है। तो सूर्य क्या होता है, यह ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जहां से ऊर्जा क्या होता है, पारितंत्र में प्रवेश करती है। सेकंड है इसमें उत्पादक, ये सूर्य के प्रकाश यानी कि प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला देखिए, अगला है प्राथमिक उपभोक्ता, ये पौधों को खाते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जैसे हिरण। अगला देखिए है द्वितीयक उपभोक्ता, तो ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं और तृतीयक उपभोक्ता क्या करते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। आगे देखिए इसमें अपघटक। तो अपघटक क्या होते हैं, जैसे बैक्टीरिया कवक ही होते हैं अपघटक। तो ये मृत जीवों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और पोषक तत्वों को वापस लौटाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा ये पेपर सेट समाप्त हो गया। तो आज की वीडियो में हमने सेट नंबर 3 बिल्कुल समाप्त कर लिया, जिसका पेपर कोड है 348 की आई। तो फ्रेंड्स अगर आपको और किसी सब्जेक्ट का आंसर पेपर सॉल्व कराना है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी यह भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।